नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। पिछले भाग में आपने सुना, अपनी तबीयत की सच्चाई जानने के बाद मन का हाल चाहे जैसा भी रहा हो, पर अगली सुबह देखने में मेरी अवस्था कुछ ठीक ही लगी। अब आज का भाग यानी भाग 16। बच्चे जब गुड नाइट कह मेरे कमरे की लाइट बंद कर दूसरे कमरे में चले गए, काफ़ी देर तक मैं आंसुओं से लड़ती करवटें बदलती रही। जाने कब निद्रा देवी की कृपा मुझ पर हो गई। जिस तरह जागृत अवस्था में मन में भावों का आना निरंतर जारी ही रहता है, चाहे तन की अवस्था जैसी भी हो। संभवतः निद्रा अवस्था में भी इन अच्छे बुरे भावों का मेला लगा ही रहता है। शायद स्वप्न का आना कुछ ऐसा ही है। उस रात जो मैंने देखा, जो महसूस किया, जाने वह सच था, मेरे मन में आशा निराशा के बीच चल रहे अंतर्द्वंद का नतीजा, या फिर कोई भ्रम। वैसे स्वप्न भी एक भ्रम ही तो है। अब तक इसके बारे में सही सही कोई जानकारी कहाँ प्राप्त हो पाई है। मैंने देखा, मैं घोर अंधकार में बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। तभी मेरे बिल्कुल पास से एक छोटी सी दिए की लौ जैसी रोशनी बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते दूर होती जा रही है। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, रोको रोको, इसे जाने मत दो, यह तुम्हारी जिंदगी है। मैं बिल्कुल शांत सी खड़ी थी। आवाज़ मेरे कानों में बार बार आ रही थी। ये आवाज़ किसकी है? कौन बोल रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेहद शांत और दिव्य सी आवाज़ थी, जो बिल्कुल अनजान होकर भी जाने क्यों बेहद आत्मीय सी लग रही थी। 3-4 बार उस आवाज़ को सुनने के बाद जैसे मेरी तंद्रा टूटी और मैं सपने में चैतन्य हुई। मैंने उस आवाज़ का कहा मानकर उस नन्ही ज्योति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर मेरे पांव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। लाख जोर लगाकर भी मैं अपनी जगह से हिल तक ना पाई। उधर वह ज्योति लगातार दूर होती जा रही थी। तभी उस आवाज़ ने सलाह दी, रोको रोको, उसे पुकारो, वो तुम्हारी जिंदगी है। इस बार मैंने बिना एक पल की देर किए उस आवाज़ की सलाह मानकर उसी के बताए संबोधन में जिंदगी जिंदगी पुकारना शुरू किया। 2 से 3 बार आवाज़ लगाई होंगी कि वह ज्योति रुक गई। उसके रुकते ही तेज रोशनी सी फैल गई। रोशनी होते ही मैंने सबसे पहले नज़रें घुमाकर अपने आसपास उस आवाज़ देने वाले शख्स को तलाशने की कोशिश की, पर वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से लथपथ हो रही थी। मेरा मन स्वप्न में देखे गए दृश्य, सुने गए शब्द और अपनी स्थिति के बीच तारतम्य तलाशने लगा। मन कभी भयभीत हो उठता तो कभी आशा की कोई किरण तलाशने लगता। असमंजस से डरा सहमा आहत मन इस वक्त किसी अपने के साथ उसके स्पर्श को तड़प उठा। हाय रे बेदर्द कोरोना! पास के कमरों में लगभग मेरा पूरा परिवार मौजूद है और मैं किसी के स्पर्श और अपनत्व के 2 शब्द को तड़प रही हूँ। मैंने आंखें खोलकर देखा, कमरे में अंधकार छाया हुआ था।
मैं करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगी। आंखें बंद करते ही कानों में वही अद्भुत सी शांत और ठहरी हुई आवाज़ गूंज उठी। किसकी आवाज़ थी वह? कैसा आकर्षण था! कानों में पड़ते ही मन वशीभूत होकर अनुसरण करने को तत्पर हो गया। और वह शब्द, जिंदगी जिंदगी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। मन बुरी तरह भयभीत हो रहा था। मई के महीने में मुझे ठंड सा महसूस होने लगा। मैंने सिरहाने तकिए के पास रखी चादर लेकर ओढ़ ली। बार बार जी करता बच्चों को आवाज़ दूं, पर कहूँ क्या? रात के इस पहर काम क्या है? एक बार को मन में आया उठकर ओम जी के पास ही चली जाऊं, पर ये संक्रमण, ये कोरोना। आंखें भर आई। चादर में सिमटी जाने कब तक सिसकियां ले लेकर रोती रही। तभी कानों में चिड़ियों के बोलने की आवाज़ पड़ी। मैंने मुंह पर से चादर हटाकर देखा। कमरे में हल्की रोशनी ने अपने नन्हे पैर पसारने आरंभ कर दिए थे। मैं उठकर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखा, प्रभात का आगमन हो रहा था। कुछ देर खिड़की से बाहर देखती यूं ही बैठी रही, फिर धीरे से उठकर बालकनी में आ गई। सुबह की शीतल पवन ने जब मेरे तन को स्पर्श किया, निराशा और भय से जलते तपते मन पर जैसे ठंडक की हल्की फुहार सी पड़ी। मैं पलके मूंदे शुद्ध और सुवासित पवन के छुअन को अपने रोम रोम में महसूस करती चुपचाप बैठी रही। इस वक्त की हवा में ना पेट्रोल डीजल की गंध थी, ना ही मिर्च मसाले की तीखी महक। कुछ था तो बहुत ही हल्की सी फूलों की, पेड़ों पर पकते आमों की मीठी सी महक, या फिर प्रकृति के अमूल्य प्यार की अपनत्व भरी सुगंध, जिसे मेरे सूंघने के ताकत छीन चुके इंद्रियों ने भी महसूस किया। इस पवन की छुअन और पंछियों की संगीतमय चहचहाहट ने मेरे मन का संतरास कुछ कम किया। आज हफ्तों बाद मैं सूर्यदेव के आगमन का स्वागत अपनी बालकोनी में बैठकर कर रही थी। नीले आकाश की पूरब दिशा नई नवेली दुल्हन की तरह सुर्ख लाल चुनरी ओढ़ चुकी थी। पंछी अपने बच्चों के सानिध्य में रात बिताने के बाद स्वयं के पेट भरने तथा अपने बच्चों के निवाले की तलाश में उड़ान भर रहे थे। मैंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा सी महसूस की। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं लड़ूंगी और इस नामुराद कोरोना को हरा कर रहूंगी। मुझे जीना है, हाँ मुझे जीना है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अपनी प्यारी पोती को बड़ी होते देखना है। उसके मुंह से दादी दादी की पुकार सुनकर असीम सुख की फुहार में भीगना है। अभी तो नानी बनना है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन से मेरी सेवा कर रहे हैं, फिर मैं इनकी बातों पर अविश्वास क्यों कर रही हूँ? उन्होंने जब बीमारी का नाम बताया, आगे आने वाली परेशानी और सावधानी को बताया, फिर और कुछ क्यों और क्या छिपाएंगे? मुझे कोरोना हुआ है, माना इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, पर मैं सांस ले पा रही हूँ। मैं अपने घर में, अपने परिवार के बीच, अपने बच्चों के साथ हूँ, जो दिन रात एक किए हुए हैं। वैसे भी कोरोना से जितनी मौतें हो रही है, उससे अधिक लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। फिर मैं क्यों ठीक नहीं हो सकती? हाँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ठीक हो रही हूँ।
तभी तो मैंने आज उस दिव्य सी आवाज़ के कहने पर अपनी ज़िंदगी को पुकारा है। अभी मेरी ज़िंदगी के बहुत से काम अधूरे हैं। अभी मुझे बहुत बहुत कुछ लिखना है। अरे अभी तो मैंने अपनी नई प्रकाशित कहानी संकलन को भी नहीं देखा। इस कोरोना के बंदी के कारण प्रिंट हो चुकी किताब मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना ही है। जाने ये बातें मैंने मन ही मन स्वयं से किया या फिर बड़बड़ा रही थी। शायद बेख्याली में बड़बड़ा ही रही हूँ, क्योंकि बेटी उठकर बालकनी में आ गई। आगे का हाल सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह भाग कैसा लगा। आपके कमेंट के 2 शब्द संजीवनी की शक्ति सा मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। अब आगे। मम्मी, तुम यहाँ बाहर कैसे? अपने आ गई? क्या हुआ? तबीयत तो बहुत। कुछ नहीं बाबू, मैं ठीक हूँ। अरे अपने अकेले कैसे? मेरी नींद खुल गई थी। मुझे आवाज़ देती, कहीं चक्कर आ जाता तो? बेटी ने चिंतित स्वर में कहा। कब से बैठी हो? रात में नींद नहीं आई? कोई और प्रॉब्लम है क्या मम्मा? बेटी ने पास आते हुए कहा। नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ। मैंने रात के सपने के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। सुबह की चटक रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। नीचे से इक्के दुक्के गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज़ें आने लगी थी। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों को आरंभ करने लगे थे। मुझे बालकोनी में बैठे काफ़ी समय बीत चुका था। मैं कुर्सी से उठने को हुई तो बेटी ने सहारा देकर मुझे कमरे तक पहुंचाया। मैं उस कुर्सी पर बैठ गई थी बेटा। उसे मैंने पलंग पर बैठते हुए धीरे से कहा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं उसे सैनिटाइज कर देती हूँ। पलंग पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर ली। इतनी देर बैठने के कारण मैं पूरी तरह थक गई थी। शायद काफ़ी देर बाहर की खुली हवा में रह लेने के कारण कमरे में मेरा फिर से दम घुटने लगा, तो मैं तुरंत पेट के बल लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद ही मेरी सांसें सामान्य हो गई। थोड़ी देर तो यूं ही पड़ी रही, फिर सोचा क्यों ना आज स्वयं से स्नान करने का प्रयास करूं। अभी पलंग से उतर ही रही थी कि बेटी ने कमरे में प्रवेश किया। कहाँ कहाँ, अब कहाँ जाना है? स्नान करना है। स्वयं से ही? नाराज हो क्या मम्मा? हमसे कोई भूल हुई है? बेटी ने दुखी स्वर में पूछा। तभी बेटा भी कमरे में आ गया। यह जानकर कि सुबह मैं अकेले बालकनी में चली गई थी, चिंतित स्वर में बोला। बिल्कुल गलत बात मम्मी, गिर पड़ जाती तो? बस कुछ दिन धीरज रखो मम्मी, सुधार हो रहा है, पर जल्दबाजी से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। कहते हुए बेटी ने मुझे स्नान कराने की तैयारी शुरू कर दी। शेष अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।